हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले हमने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस बोलेंगे। तो हमारी बॉडी कैसे करती है, हमारे उन डिसीजेज से हमारी बॉडी कैसे प्रिवेंशन लेती है, हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। हम उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। एक तो होती है नेचुरल इम्यूनिटी, मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, मैं उसको क्या बोलूंगी? नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन कुछ होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मान लो अगर आप बीमार हो गए, आप कोई वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक्स खाते हो, तो मीन्स आप बाहर से कुछ ले रहे हो, दैट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स आपने क्या किया? किसी चीज को बाहर से एक्वायर किया, वो किसके अंदर आएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज पैथोजन रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बार अगर स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो इतना सिवियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने ऑलरेडी क्या कर लिया? एंटीबॉडीज बना लिए, और आपकी बॉडी के मेमोरी सेल उस पैथोजेंस को क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन। मीन्स अगर एक बार कोई बीमारी हो गई है तो आपकी बॉडी के मेमोरी सेल में वो चीज़ स्टोर हो जाती है कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम पहले हुई थी और अब ये वाली एंटीबायोटिक्स क्या करनी है? बॉडी ने रिलीज करनी है। उसके बाद आता है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो आपकी बॉडी इसको किल करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। की एक्शन के अंदर हमारी बॉडी ने क्या किया? दैट वी विल कॉल इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद आजकल देखा होगा, जब कोविड-19 हुआ था तो हम बोलते हैं उससे बचने का एक ही तरीके है वैक्सीनेशन। वो भी 100% श्योर नहीं है। तो वैक्सीनेशन क्या होती है? अगर हम किसी भी बीमारी से पहले हमारी बॉडी के अंदर हम वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, तो वो क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज को बना देती है, जो वो प्रॉब्लम क्या करती है? एंटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे होते हैं, व्हेन दे आर बोर्न, तो उनको बहुत सारी वैक्सीनेशन लगती है। तो वो वैक्सीनेशन हमेशा कब लगेगी? जब उनको क्या होगी? कोई बीमारी नहीं होगी, उससे पहले ही हम एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दे देंगे। सो जो वैक्सीनेशन होती है जनरली वो हमें बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से क्या करेगी? हमें प्रोटेक्ट करेगी। और इसका काम क्या है? जो भी हमारी बॉडी के हार्मफुल सेल्स हैं उनको क्या करना है? किल करना, और जो सेफ सेल्स हैं उनको सेव करके रखना। वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, और जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो एक स्मॉल पॉक्स के क्या थी? अगेंस्ट थी। एक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने लेट 70s के अंदर डिस्कवर की। तो हम इस स्टोरी को देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने वो डिस्कवरी को कैसे किया। तो 70s के अंदर जो स्मॉल पॉक्स है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैलने लगा, और बहुत सारे लोगों की स्मॉल पॉक्स से क्या होने लगी? डेथ होने लगी। तब एडवर्ड जेनर ने देखा कि कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनको क्या होता है, जब काउ पॉक्स होता है उनकी बॉडी में कुछ रैशेज हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उसने ये चीज़ क्या की? नोटिस की। तब उसने क्या लिया? उसने जो काउ पॉक्स का ब्लिस्टर था, उस ब्लिस्टर का जो भी लिक्विड मटेरियल था उसको क्या लिया? इंजेक्शन के थ्रू लिया, और वो लोगों के अंदर क्या करने लगा? उसको इंजेक्ट करने लगा। तो इससे क्या हमें पहली हमारी वैक्सीनेशन मिली स्मॉल पॉक्स की। कहाँ से मिली? हमें काउ पॉक्स से हमें वैक्सीनेशन हमारी मिली। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या देखा? जो भी मिल्कमेड्स थी उनको क्या करते थे, और वो मिल्कमेड जिनको क्या था? काउ पॉक्स था, उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो उसने एक हाइपोथेसिस लगाई। उसने क्या लिया? काउ पॉक्स का जो ब्लिस्टर है उसका लिक्विड लिया और उसको उन लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जिनको क्या था? स्मॉल पॉक्स था। जब उसने देखा तो उसने क्या किया कि ऐसे लोगों को या तो स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, या फिर जिनको है तो उनके सिम्टम्स क्या बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम हो गया, और जो हमारे पास सर्वाइवल रेट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मीन फर्स्ट वैक्सीनेशन वो डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स। कहाँ से ली थी उसने उसको? काउ पॉक्स से। डिराइव कहाँ से किया था उसने? काउ पॉक्स से डिराइव किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से पहले हम पढ़ेंगे एक वर्ड विच इज एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है हम उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। मीन्स ऐसे जैसे WBC जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हम उनको बोलेंगे एंटीबॉडीज। ऐसी मेडिसिन जो हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं, जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर जनरली फॉर बैक्टीरिया। मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है हम एंटीबायोटिक्स को तभी लेंगे, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का कोई भी काम नहीं होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कई बार जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है दैट इज फॉर 7 डे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि
हमने 3 दिन ले लिया, अब हम ठीक हो गए, लेकिन हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। अब अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी और इससे क्या हो सकता है, एक पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मीन्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया पहले एंटीबायोटिक से क्या करता, किल हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक सब काम नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या हमारे पास इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट ये होगा, कोई बहुत कॉमन सी इन्फेक्शन भी एक बहुत खतरनाक रिस्क की फॉर्म में या फिर एक इलनेस की फॉर्म में क्या हो सकती है, पर्सन को देखने को मिल सकती है। इससे एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट हमने वैक्सीन पढ़ी, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द काउपॉक्स। लेकिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है वो हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1928 के अंदर, और इसने एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट की थी। मीन्स एक बैक्टीरिया की क्या की थी, अगेंस्ट की थी। उसने देखा कि एक ब्रेड है, इस ब्रेड पे कुछ फंगस लगी हुई है, और ये वाला जो बैक्टीरिया इसने जब यहाँ पे रखा तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। तो इसको पता लगा कि जो ये फंगस है हमारे पास, जो फंगस है मोल्ड वाली फंगस, ये कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट कर रही है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। सो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर पूछेंगे फ्रॉम, कहाँ से ली थी, तब आप आंसर देंगे मोल्ड या फिर फंगस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके अगेंस्ट, तब आप आंसर देंगे बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है उसका नाम था पेनिसिलिन। उसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। जितनी भी एंटीबायोटिक्स है जनरली उनके पीछे आईएन लगता है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, तो इनके पीछे आईएन वर्ड क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है एक पर्सन के अंदर, तो वो पूरी कम्युनिटी में कैसे फैलेगी, या वो पूरी कम्युनिटी के अंदर कैसे स्प्रेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो एक पर्सन की बॉडी में चली गई, अब वो पर्सन क्या करेगा, ठीक तो नहीं हो पाएगा। अब वो ठीक नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। अब जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो वहाँ पे उसको डॉक्टर ट्रीट करेंगे, नर्सेस ट्रीट करेंगी, तो वो क्या करेगा, अपनी उस बीमारी को क्या करेगा, हॉस्पिटल के अंदर क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, या फिर जो उसके आसपास वाले पेशेंट होंगे उनको क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा। अब वो पेशेंट कहाँ जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, तो वहाँ के घर वाले लोगों के अंदर क्या हो जाएगी, वो चीज़ स्प्रेड अप हो जाएगी। उसके बाद वो लोग आपस में कम्युनिटी में भी क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी में भी इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगी, पूरी की पूरी जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में स्प्रेड हो जाएगी। दिस इज अ डायरेक्ट वे। अब दूसरा वे क्या आता है, सपोज ऐसा कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी एनिमल के अंदर हो गया। अब हम जनरली एनिमल के ऊपर तो डिपेंड करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एनिमल से क्या मिलता है, चिकन, बटर, मिल्क, एग, ये सब कुछ मिलता है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस उसका इनटेक कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जो हमारे पास एनिमल का है, एनिमल का वेस्ट कहाँ जाता है, सॉइल के अंदर जाएगा। सॉइल के ऊपर कौन ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेंगे। उस प्लांट को भी अल्टीमेटली कौन खाएगा, ह्यूमंस खाएगा। तो मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो एक ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। और चिंता वाली बात क्यों है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होगी एक पर्सन को, एंड एट द एंड उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो नाउ द लास्ट टॉपिक, कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये कैसे होती, कैसे मीन्स बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलती कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ बैक्टीरियाज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उसमें से एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसने क्या कर दिया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, एंटीबायोटिक्स दिए, तो बाकी वाले बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। लेकिन वो एक बैक्टीरिया क्या करेगा, वो एक बैक्टीरिया धीरे 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 क्या करेगा, ग्रो करेगा। मतलब पहली बार जब आपने एंटीबायोटिक लिया आपकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन एक बैक्टीरिया रह गया, वो कुछ टाइम लेगा ग्रो करने के लिए। अब वो जब टाइम लेगा ग्रो करने के लिए, तब क्या होगा, अब आप जब उसको एंटीबायोटिक दोगे तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो इससे क्या होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। सो अगर कभी भी आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, अगर आपका सोर थ्रोट है या नहीं है, मीन्स गला खराब है, आपको ऐसे लगता है वायरल इन्फेक्शन कुछ भी, तो हमेशा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आप तभी उसको यूज़ करें। आप कभी भी अपनी कैटल्स मीन्स जो भी आपकी काउज, बफलोज होती हैं, उनको अननेसेसरी इंजेक्शंस ना दें फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, और एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें अनटिल अनलेस इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर।
अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने कैटल को या फिर ह्यूमन से अगर ऐसा किया, एंटीबायोटिक्स देते गए वो अपनी कैटल को, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कैटल है वो क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद कोई छोटी से छोटी बीमारी भी क्या होगी, ट्रीट नहीं हो पाएगी और वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।